दृष्टि आईएएस जो एक हिंदी मीडियम का यूपीएससी की तैयारी कराने वाला एक प्रतिष्ठित संस्थान है। जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, वो जो इसकी तैयारी करते हैं, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो इसके विषय में नहीं जानते हो। तो दृष्टि आईएएस क्या करता है, अपने ऐप पे जो उनका पेड कोर्स होता है सर, जो इनका पेड कोर्स होता है उसमें ये लोग करंट पहले इन्होंने एनालिसिस किया कि करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं पीटी और मेंस में, उसी के हिसाब से ये लोग दृष्टि में करंट अफेयर की क्लास कराते थे। पहले क्या होता था कि ये जब प्रीलिम का एग्ज़ाम आता था तो उसके 3 महीने पहले करंट अफेयर शुरू करते थे और 3 महीने में भी इन्होंने मतलब कि जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर साल भर के रहते थे उनको पूरा कर देते थे। इसी तरीके से मेंस के लिए अब एक प्रोग्राम चलाते हैं, वो 3 महीने या मतलब कि 50 दिन 60 दिन पहले शुरू करते हैं और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है उसको 20-25 दिन 30 दिन 1 महीने पढ़ा के ख़त्म करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन उन्हीं से आते हैं। तो इस तरीके से ये 3 महीने में पीटी का करा देते थे और 2 महीने में मेंस का कराते थे। लेकिन इन्होंने इस बार के 2023 का जो प्रीलिम हुआ, 2023 का जो प्रीलिम हुआ उसके पेपर को एनालिसिस किया, उसके पूरे पेपर को इन्होंने एनालाइज किया और पाया कि कम से कम 50 से 55 सवाल करंट अफेयर के यहीं से आ रहे हैं। मतलब कि जो 100 क्वेश्चन प्रीलिम में पूछा जा रहा है यूपीएससी के, उसमें से 50 से 55 सवाल करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। अब इतना ज़्यादा वेटेज है, इतना भारी वेटेज है, तो इनकी जो प्रिपरेशन कराते हैं दृष्टि वाले, वो 2 से 3 साल इनका कोर्स का टाइमिंग रहता है कि मतलब 2 से 3 साल में पीटी और मेंस का कोर्स खत्म होता है। ये कहीं पे भी होता है, मतलब हर जगह पे 2 से 3 साल लगे ही जाते हैं। तो इन्होंने देखा कि 2 से 3 साल हिस्ट्री ज्योग्राफी जो ये ट्रेडिशनल पोर्शन है उसको कवर करने में लग ही जाते हैं और उनसे सवाल कितने आ रहे हैं, 40 से 45 के बीच में। कितना भी या कोई भी कितना भी मजबूत स्टूडेंट हो, कितना भी मेमोरी उसकी तेज हो, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, वो 40 से 45 अगर सवाल इन ट्रेडिशनल टॉपिक से आते हैं तो मैक्सिमम उनसे कितना कर सकता है, मैक्सिमम ये जाएगा 20 से 25 या मैक्सिमम 30। इससे ज़्यादा सवाल वो अटेंड ही नहीं कर सकता, ना ही उससे ज़्यादा सवाल उसने मतलब कि पहले सुन रखे होंगे, ऐसे सवाल आ जाते हैं। तो कभी पास हो ही नहीं सकता अगर वो करंट अफेयर को इग्नोर मारता है तो। और अगर करंट अफेयर के 50 से 55 सवाल में अगर वो 45 सवाल 40 सवाल इतने कर ले जाता है तो उसके पास एक स्कोप बचता है 40 से 45 सवाल जो ट्रेडिशनल आते हैं, उसमें से अगर वो 10 सवाल भी कर लेता है, 10 से 15 सवाल भी किसी तरीके से कर लेता है कि जो प्रिपरेशन कर चुका होगा या कर रहा होगा, तो वो कट ऑफ को आराम से क्लियर कर सकता है। जो सब आज के दौर में पीटी सबसे बड़ी टेंशन है दोस्तों, प्रीलिम जो एग्जाम है वो सबसे बड़ी टेंशन है लोगों की, वही पास नहीं कर पाते। इसकी वजह से मेंस देने का मौका ही नहीं मिलता। एक फैक्ट और बताता हूँ, दृष्टि जो एक मेंटरशिप प्रोग्राम करवाता है, मतलब कि जो पीटी पास कर लेते हैं बच्चे यूपीएससी के, उनके लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड करवाता है। तो उसमें फ्री कोचिंग प्रोवाइड करवाने में वो यहीं रहते हैं, उनको लाइब्रेरी प्रोवाइड कर दी जाती है और फिर वो मेंस का एग्ज़ाम देते हैं। तो आप सोचिए दोस्तों, 116 लड़के हिंदी मीडियम के, 116 मतलब कि बच्चे, सिर्फ 116 प्रीलिम पास कर पाए हैं पूरे भारत से। 116 बच्चे जो 2022 का दिए थे, 116 बच्चों में से जब वो प्रीलिम का मेंस का अब एक प्रोग्राम करवा के, मेंटरशिप प्रोग्राम करवा के, उसमें से 54 का सिलेक्शन हुआ इस बार। तो मतलब सबसे बड़ी बात है क्या, इतने लोग प्रीलिम एग्जाम दे, कम से हिंदी मीडियम के कम से कम 1.5 से 2 लाख लोग तो देते ही होंगे, उसमें से केवल 116 पास हुए थे। आप सोचो, अब उसमें से मेंस कितने ने, 100 मतलब कि 54 लोगों ने निकाल लिया। 116 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कहीं और भी मतलब क्लास कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितनी संख्या हो सकती है, 2 से 300 के बीच में। उसमें से दृष्टि प्रोग्राम में 116 लोगों ने एडमिशन लिया, जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसमें से केवल 54 पास हुए। 54 मतलब कि 54 पास हुए, 54 एक बहुत बड़ी संख्या है मेंस पास करने वालों की, जबकि प्रीलिम बहुत कम लोग पास कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है प्रीलिम पास करना। तो इन्होंने ये एनालाइज किया कि अगर 2-3 महीने में करंट अफेयर करवाते हैं तो बच्चों को याद नहीं रहते करंट अफेयर ताज़ा एग्जाम देने के लिए। इसीलिए इन्होंने पूरे साल भर करंट अफेयर प्रोग्राम पढ़ाने का फैसला किया और इसी कड़ी में जून 2023 से लेकर ये फरवरी 2023 तक करंट अफेयर के लिए मेंस और पीटी का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाएंगे। और उसके बाद फरवरी से लेकर मई तक बिल्कुल पीटी फोकस्ड होके करंट अफेयर का प्रोग्राम चलाएंगे, क्योंकि इस बार के जो करंट अफेयर थे वो सिर्फ पीटी पढ़ के आप उसको करंट अफेयर को सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए ये पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड तरीके से प्रोग्राम चलेगा जून से लेकर फरवरी तक। और ये हफ्ते में 2 क्लासेस होती हैं, हर वीक में सैटरडे और संडे को 2 क्लासेस होती हैं करंट अफेयर की। उसमें अभी शुरुआती दौर में मेंस के तरीका का इसलिए पढ़ा रहे हैं कि मेंस भी है, उसका अलग से अब एक प्रोग्राम तो चलेगा ही,
लेकिन अभी जो इशू पकड़ दे कि जो बड़े बड़े इशू वो जल्दी से कवर हो जाएं, उसके बाद पीटी और मेंस दोनों, तो अभी वो भी जो अभी इशू कवर करेंगे वो भी पीटी में काम आता है, मेंस में काम तो आएगा ही आएगा, वो भी पीटी में भी काम आएगा, क्योंकि पॉलिटी के बहुत सारे बैकग्राउंड उसमें पढ़ने पड़ते हैं, हिस्ट्री के बैकग्राउंड पढ़ने पड़ते हैं, तो वो सारा चीज़ ये कम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करवाते हैं। तो अभी जून से लेके और फरवरी तक इस तरीके से प्रोग्राम चलेगा। तो ये हमारी मतलब डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये जो क्लास होगी, ये पहली क्लास, ये ओरिएंटेशन क्लास है। इसमें पूरा प्री का जो सवाल आए हैं 2000 मतलब कि 2023 में प्री और 2022 के जो मेंस के सवाल आए हैं, उनका पूरी तरीके से पहली क्लास में एनालिसिस होगा और आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। ये सारी चीज़ें इस क्लास में आपको बताई जाएंगी। और ये क्लास दृष्टि में आप अगर पेड कोर्स खरीदते हैं तो इस तरीके से तो मिलता नहीं, लेकिन आप जब दृष्टि ज्वाइन करते हैं तो आपसे 2 से 3 लाख रुपए तक अब इसकी फ़ीस हो गई है। तो ये क्लासेस मैं जो पढ़ता हूँ वहाँ पे मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवाऊँगा। इसका जो PDF है वो भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप लोग इसको यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं अगले 2023 के लिए। और ये वीडियो UPSC के जो स्टूडेंट हैं उनको प्री 2023 में, मेंस प्री जो 2024 में होगा, मेंस जो 2023 और 2024 में होगा, उन दोनों के लिए, और जो UP PCS का मेंस है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये वाला जो वीडियो है 2023 का जो मेंस का ये करंट अफेयर का प्रोग्राम चलेगा, उसके विषय में पूरी तरीके से देख लेते हैं। ये दृष्टि की करंट अफेयर की सीरीज़ है। पहली क्लास ये ओरिएंटेशन क्लास है, इसमें प्री और मेंस दोनों के लिए बताया जाएगा कैसे हम करंट अफेयर अपना तैयार करेंगे, प्री 2024 के लिए और मेंस 2023-2024 दोनों के लिए। और UP PCS का जो एग्जाम मेंस में होगा उनके लिए अगर ये इशू कवर कर लिए जाते हैं तो कम से कम सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर और फर्स्ट पेपर में भी करंट अफेयर के सवाल आते हैं। आप कैसे आते हैं देखिए, उसमें जो ज्योग्राफी का पोर्शन है, सोसाइटी का पोर्शन है, ज्योग्राफी में कम से कम अगर 4 सवाल आ रहे तो 2 सवाल करंट अफेयर से बनेंगे। सोसाइटी में 4 सवाल आ रहे तो ज़्यादा 4 सवाल से 5 सवाल आते हैं, उसमें से आपको 2 से 3 सवाल इसमें मिल ही जाएंगे। अगर आप ट्रेडिशन नहीं भी पढ़ते हैं, अब सेकुलरिज्म पूछा जाता है, पंथ निरपेक्षता पूछा जाता है, तो वो चाहते हैं कि करंट में जो इशू है उससे रिलेट करके आप बताएं। ये नहीं कि आपने सेकुलरिज्म पीछे जो हिस्ट्री के तरीके से पढ़ रखा है उसको आप अगर लिखते भी हैं तो आपको नंबर नहीं आते। इसीलिए आज के संदर्भ में आपको ये चीज़ें जाननी पड़ेंगी। अब वोल्केनो आ रहा, मान लो ज्वालामुखी आ रहा, भूकंप भी आ रहा, आप ट्रेडिशनल तरीके से पूरी ज्योग्राफी बताते जा रहे हैं। और आज के दौर में जो जैसे मान लो चक्रवाती पूछा, आप पूरी तरीके से आपने उष्णकटिबंधीय चक्रवात को सारा कुछ बता दिया, लेकिन अभी जो बीपर जो चक्रवात आया उसके विषय में आपने नहीं बताया, उसका मैनेजमेंट कैसे हुआ ये नहीं बताया आपने, तो आपको नंबर कम मिलेंगे। और अगर करंट अफेयर तैयार करते हैं तो आपको नंबर पूरी तरीके से मिलेंगे। सेकंड पेपर जो पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस का है, इसमें तो करंट अफेयर ही भर के आता है। इवन थर्ड पेपर जो इकॉनमी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंट है, ये जो चीज़ें हैं इसमें तो करंट अफेयर के ही सवाल आते हैं। और मेंस में अब अगर आप इतना करंट अफेयर तैयार कर लेते हैं और लगातार उससे अभ्यस्त हो जाते हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको रटना, मतलब कि उसकी जो क्वालिटी होगी उसकी कुछ आंसर लिखने की, वो क्वालिटी भी बढ़ेगी, पीटी के सवाल भी हल होंगे, आपकी एक कम्प्रिहेंसिव तैयारी आपकी हो जाएगी। और ये करंट अफेयर को आपको मतलब पढ़ते समय ये ध्यान में रखना है कि इन करंट अफेयर के हिसाब से आप पीछे जाएं, अपने पीछे के जीएस को पढ़ें, ना कि पूरे जीएस को लपेटते रहें। तो इसकी जब यहाँ आप करंट अफेयर पढ़ेंगे और जो करंट में न्यूज होगी उसके हिसाब से आप पीछे के जो आपके जीएस के हैं, जैसे पॉलिटी का गवर्नर की चीज़ें चल रही, मान लो गवर्नर की बात चल रही है तो आपको गवर्नर पढ़ लेना है पीटी में जाके, मतलब कि पॉलिटी का गवर्नर का जो पोर्शन है उसको पढ़ना है। ऐसे पढ़ना है कि जो करंट में न्यूज है उनकी हिस्ट्री के विषय में पढ़ना है। तो आप जब इसको कवर करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, तो इसमें कवर तो कराया जाएगा ही, और आप अपने मतलब की सहूलियत के लिए, आप अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए वो भी कर सकते हैं। तो देखते हैं अब हमारे इस सेशन का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा। तो हमारे जो सेशन का ऑब्जेक्टिव होगा कि मतलब कि इस सेशन में हम क्या क्या सीखेंगे उसके विषय में हम जान लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि नेचर ऑफ करंट अफेयर क्वेश्चन। ये जो पहले का होता था स्टूडेंट, 2013 में जब पैटर्न चेंज हुआ 2012 में, तो उसके पहले के जो सवाल थे, इवन 2013 से लेकर 16 तक के जो सवाल थे प्रीलिम के, उनका जो नेचर था वो फैक्चुअल नेचर था। मतलब कि अगर कोई करंट अफेयर न्यूज़ में है तो उसी को वो डायरेक्ट तरीके से पूछ लेते थे कि हाँ ये करंट अफेयर, जैसे मान लो कोई इंडेक्स ही फेमस हुआ, कोई इंडेक्स ही करंट अफेयर में आया, करंट अफेयर में चर्चा में था, तो उसको पूछ लेते थे कि ये इंडेक्स कौन निकालता है, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, इस तरीके के सवाल आते थे। लेकिन अभी जो करंट अफेयर के क्वेश्चन का नेचर चेंज हुआ है, वो क्या करते हैं दोस्तों कि जो हमारे सामने करंट अफेयर की चीज़ दे दी गई तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ज़्यादातर लोगों को यही दिक्कत है, वो समझ ही नहीं पाते कि वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन है।
उसमें क्वेश्चन जैसे अभी मैं आपको डिस्कस करूँगा किस तरीके के क्वेश्चन को अगर रहेगा, तो जैसे मान लो कि वही सवाल था, आगे इसमें है बताऊंगा आपको। और दूसरा क्या है कि हम देखेंगे हाउ टू इंटीग्रेट करंट अफेयर अलॉन्ग विथ जीएस, कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको जीएस के साथ कैसे मतलब कि हम एसोसिएट करें और अपनी तैयारी को अलग अलग करके ना देखें। अगर हम करंट अफेयर का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसी के हिसाब से पीछे के जीएस को भी पढ़ लें। अलग अलग तैयारी, करंट अफेयर कोई अलग चीज़ ना समझ में आए, वो हमारे जीवन का पार्ट बन जाना चाहिए पूरे दिन। मतलब कि अगर आपको जैसे हिंदू का पेपर या तो इंडियन एक्सप्रेस का पेपर है, आप उसमें से कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो देखें कि न्यूज़ तो इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ आपने देख ली, डायरेक्ट सवाल है ये, न्यूज़ देखिए। लेकिन अगर न्यूज़ में कुछ कोई भी चीज़ है तो आप देखिए ये आपके सिलेबस से या पीटी के सिलेबस से या मेंस के सिलेबस से कहाँ तक लिंक हो रहा। अगर लिंक हो रहा तो फिर आप उसके बैकग्राउंड में जाकर उसको पढ़िए, तब आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी होगी। और जो पीटी में सवाल आएंगे, फिल्म में सवाल आएंगे, वो आपको अचंभे नहीं लगेंगे, आप समझ जाएंगे कि ये सवाल पूछा ही क्यों गया है। मतलब कि अगर यूपीएससी सवाल पूछते तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो होता होगा कि ये सवाल क्यों डालना है। तो वो करंट अफेयर में चर्चा में रहते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि वो जो करंट अफेयर है वो डायरेक्ट तरीके का है कि वो इनडायरेक्ट है या इम्प्लिसिट है, उसमें तो उस तरीके को आपको जानना पड़ेगा और अपने जो जीएस की तैयारी है उसके साथ उसको जोड़ के ही देखना पड़ेगा। और तीसरा देखना है वाई टू अडॉप्ट लर्निंग फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। ये जो दो पेपर हैं इनके जो इशू साल भर में रहते हैं, अभी हम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे साल भर में जो भी इशू रहे हैं सारे के सारे सवाल यहीं से बनते हैं। तो सिर्फ द हिंदू की न्यूज़ पढ़ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद आपको अपनी कॉपी में या आपके जो प्रीवियस नोट्स हैं या प्रीवियस बुकें हैं उसमें जाके देखना है कि वो टॉपिक वहाँ से कहाँ से मैच हो रहा। अगर वो करते हैं आप, तब आपकी तैयारी बेहतर ढंग से होगी और आप मतलब कि प्रीलिम और मेंस पास कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप न्यूज़ का एनालिसिस अकेले पढ़ते रहते हैं तब आप पीटी नहीं पास करेंगे। आपको लगेगा करंट अफेयर का सवाल आया, लेकिन आप पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ करंट अफेयर्स के नाम पे वो पूछा नहीं जाता। इस तरीके से नहीं पूछा जाता है कि सिर्फ मतलब कि जो जैसे मान लो कि अभी कवच प्रणाली न्यूज़ में थी, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, कवच प्रणाली न्यूज़ में थी, तो आपके इसके बैकग्राउंड में जो उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है उसको जानना पड़ेगा। सिर्फ कवच प्रणाली के विषय में जान लेना ही काफ़ी नहीं होगा। तो आप इसमें ये सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ेंगे, दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, तब आपका ये चीज़ें पूरी होती है। तो लेकिन न्यूज़पेपर का जो एनालिसिस करते हैं डेली लोग, उसमें केवल ये कवच प्रणाली के विषय में बता देते हैं, या जो अगर रेल दुर्घटना हुई तो उसके क्या नुकसान हुए, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन पीटी के सवाल यहाँ से बन रहे हैं। तो आपको दोनों चीज़ें जाननी है। और ये जैसे हिंदू में या कहीं पे भी आया है, इंडियन एक्सप्रेस में आया है, तो वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दैनिक जागरण यहाँ पे ये पेपर काम नहीं करता है, या जो हिंदी वाले न्यूज़पेपर वो काम नहीं कर रहे यूपीएससी के लिए। हाँ, स्टेट पीसेस के लिए काम कर जाते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि वहाँ पे जो करंट अफेयर का नेचर वो डायरेक्ट है। और यहाँ पे भी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हो जाना है, यहाँ से न्यूज़ लेनी है, यहाँ से कंटेंट लेना है और जाना है अपनी कॉपी में जो आपने पीछे पढ़ रखा है। जो आप बहुत सारी चीज़ें आप खुद नहीं कर सकते, वो यहाँ पे दृष्टि में जो पढ़ाते हैं टीचर निशांत श्रीवास्तव, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, वो यहाँ से पूरा करवाते हैं। वही चीज़ मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा। देखिए, और हम देखेंगे कि रिसोर्स और सजेशन, मतलब कि रिसोर्स क्या होने चाहिए यूपीएससी की पढ़ाई के दौरान करंट अफेयर की पढ़ाई के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन है जो स्टूडेंट को दिए जाते हैं, उसके विषय में बात करेंगे। तो पहला हमारा सवाल क्या है, नेचर ऑफ करंट अफेयर क्वेश्चन इन प्रीलिम। इसमें यही बताया गया दोस्तों कि 2021, 22, 23 इसमें जो करंट अफेयर के सवाल पूछे जा रहे हैं, अब जो ट्रेंड बन रहा, उसमें आपको लगेगा ही नहीं कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर का जो नेचर हो गया है, दो तरीके का हो गया है। एक तो एक्सप्लिसिट, प्रत्यक्ष तरीके से, जो 2013 से 18 तक के सवाल थे, एकदम डायरेक्ट सवाल थे कि करंट अफेयर में कोई न्यूज़ है उसी के विषय में आपको डायरेक्ट पूछ लिया गया। उस तरीके से इम्प्लिसिट कोई मतलब कि सवाल नहीं पूछे जाते थे। लेकिन अब करंट अफेयर का नेचर चेंज हो चुका है दो तरीके से, मतलब एक तो डायरेक्ट सवाल है और इनडायरेक्ट सवाल भी हैं। जैसे कोई न्यूज़ में हुआ, जैसे ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, अगर ये न्यूज़ में होता है, तो पहले किस तरीके से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते थे। जैसे ये इंडेक्स कौन निकालता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का वाक फ्री फाउंडेशन है, ये निकालता है, इसे भारत की रैंक कितनी है। अगर इस तरीके के सवाल है ना, तो इसको डायरेक्ट सवाल बोला जाता है। इसमें इसने बताया कि भारत आधुनिक दास्ता का गढ़ है, भारत में जो चाइल्ड लेबर सबसे ज़्यादा है, शोषित बच्चे सबसे ज़्यादा हैं। इस तरीके का जब इशू आया तो इसने मतलब कि अपने इस इंडेक्स में जो वाक फ्री फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है ये बताता है। तो आपसे सवाल भी पूछा जाएगा कि वाक फ्री फाउंडेशन या ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स कौन, मतलब कि रिपोर्ट कौन निकालता है। अगर इस तरीके के सवाल तो डायरेक्ट सवाल है, लेकिन आपने देखा कि इस तरीके के सवाल यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं 2-3 साल से नहीं। इस तरीके के सवाल अब पीसीएस में पूछे जा सकते हैं, लेकिन यूपीएससी में इस तरीके के सवाल नहीं। यूपीएससी में सवाल का दायरा यहाँ है, जो उसकी इम्प्लिसिट नॉलेज रखेगा करंट अफेयर से जोड़ के, वही पास करेगा यूपीएससी, वही आपको यहाँ पे बताया जाएगा। अब जैसे
हमारे संविधान का जो आर्टिकल 23-24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें बच्चों के शोषण के विषय में भी दिया है। तो आपसे ये सवाल पूछ सकता है। आपको दिमाग में ये नहीं रखना है कि भाई ये सवाल पूछा गया, आपको ये दिमाग में रखो कि ये सवाल आया क्यों, कुछ ना कुछ न्यूज़ में रहा होगा। तो ये अगर न्यूज़ में रहा है ग्लोबल सिलेब्रिटी इंडेक्स, इसीलिए इस तरीके के सवाल पूछे गए। सिर्फ संविधान के इसी आर्टिकल के विषय में नहीं पूछा जा सकता, और भी पूछा जा सकता है। जैसे नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसके विषय पर भी प्रश्न पूछा जाता है, इस संस्था के बारे में भी पूछा जा सकता है। एक हमारे पास एक्ट है ITPA, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रोटेक्शन एक्ट, इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन आपको ये लगेगा कि यार ये कैसा करंट है, तो करंट है, आपको यहाँ से जोड़ के देखना पड़ेगा, तब आपको ये करंट लगेगा। उज्ज्वला स्कीम है, जो सीमा पार से बच्चों को लाया जाता है, नेपाल से, म्यांमार से, इधर से, और उनसे मतलब कि गैर कानूनी काम करवाए जाते हैं, उनका शोषण होता है, उस चीज़ को मतलब कि काउंटर करने के लिए, उनको वापस भेजने के लिए ये उज्ज्वला स्कीम चलती है। तो यहाँ से अगर सवाल आएंगे न्यूज में, तो ये हुआ ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, लेकिन आपने इधर नहीं सोचा और सवाल यहाँ से आएंगे, आपको करंट अफेयर लगेगा नहीं, तो आप सोचेंगे ये सवाल कहाँ से आ गया। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर में। आपने न्यूज़ में, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में ये पढ़ा, फिर आपको इसके बैकग्राउंड के जो सवाल बनते हैं वहाँ पढ़ना पड़ेगा। अगर ये तैयारी आपकी कंप्लीट होती है, साल भर चलती है, और आप सीसेट मजबूत करते हैं एक तरफ से, तो फिर आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत का सामना नहीं पड़ेगा। आप एकदम सहज रूप से 60+ सवाल पीटी में करके आ सकते हैं, आ जाएंगे। और आजकल कट ऑफ देखिए, पिछली बार 42 से 42 क्वेश्चन के बीच गई थी। इस बार के जो सवाल थे वो और टफ थे, तो कुछ जो कट ऑफ जाएगी, संभावना जो कट ऑफ की थी वो 40 सवाल 41 सवाल की थी। लेकिन आप जब 60+ जोन में रहेंगे, तो आप मतलब कि इतने फ्री होकर मेंस की तैयारी करेंगे, तो आपको एक ये सिंगल बार में ही यूपीएससी निकलने का चांस आपका बढ़ जाता है। आगे और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। जैसे अभी जो अरब सागर के तट पे, गुजरात के तट पे जो बिपरजॉय जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था, इसमें प्रत्यक्ष जानकारी क्या थी कि ये कहाँ आया, कहाँ पे आया, कौन सा था, किस प्रकार का था, इसका नेचर क्या था। तो हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन था, इसकी मोटी मोटी इधर उधर की जानकारी प्राप्त कर ली। लेकिन अगर इसी के साथ हम इसके जो बैकग्राउंड में जो इसकी ज्योग्राफी है उसको जान लें, और उसके साथ एल नीनो के विषय में जान लें, इंडियन ओशन डाइपोल के विषय में जान लें, सी सर्फेस टेम्परेचर के विषय में जान लें, जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, मेडिटेरियन स्टॉर्म होते हैं, और जेट स्ट्रीम, इन सब के विषय में जान लें, तब ये हमारी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होगी, और तभी हम यूपीएससी के सवाल हल कर पाएंगे। अगर सिर्फ बिपरजॉय के विषय में आपने जाना, उससे सवाल के इस तरीके के ऑप्शन होते हैं कि आपसे ये अकेले नहीं पूछेगा कि बिपरजॉय कहाँ पे आया, ये किस तरीके का मतलब कि साइक्लोन था, इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, इस तरीके के सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आपसे बिपरजॉय भले दिया गया, लेकिन उसके बैकग्राउंड में सवाल आपके यहाँ से आएंगे। तो पूरे सेशन का आज का जो टारगेट होगा सिर्फ यही बताने का होगा कि करंट अफेयर के सवाल आपके आ कहाँ से रहे हैं, और मतलब कि जो न्यूज़ में चीज़ें तो सारी न्यूज़ में रहती हैं, लेकिन वो आते कहाँ से हैं, उसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ें जो हैं, उनकी वजह से ये सवाल कहाँ से आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। और इस पूरे सेशन का आज का जो पूरा सेशन है, उसका पूरा टारगेट यही है कि आपको बताया जाए कि सवाल कहाँ से आते हैं। देखिए, हमारा जो एरिया ऑफ प्रिपरेशन है, जैसे कहीं भी आप कोचिंग लेते हैं, दृष्टि में लीजिए या किसी भी अन्य कोचिंग में लीजिए, तो ये पढ़ना क्या क्या होता है, हिस्ट्री पढ़नी होती है, दुनिया भर की हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, वर्ल्ड की हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, उसमें भी मिडवल, एंशियंट, मॉडर्न हिस्ट्री, कल्चर पढ़ना है आपको, पॉलिटी पढ़नी है, गवर्नेंस पढ़ना है, इकॉनमी पढ़नी है, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, साइंस टेक, IR, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, सोशल इशू, इथिक्स के स्टडी, ऐसे राइटिंग, ये सारा पढ़ने में हमारे 20 से 22 महीने किसी भी हद से लग ही जाएंगे। अगर आप ये समझते हैं कि पहले 20-22 महीने इन सब की तैयारी कर लें, उसके बाद हम करंट अफेयर साल भर का पढ़ेंगे, तो अगर 2 साल की तैयारी, 2 से 3 साल इसमें लग गए, 1 साल बाद आपने करंट अफेयर शुरू किया, और फिर आप 2-3 अटेम्प्ट देंगे, तो मिनिमम आप 6 से 7 साल तो लग ही गए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि पहले इसकी तैयारी करेंगे, तो 6 से 7 साल, 8 साल लग ही जाएंगे 2-3 अटेम्प्ट देते देते, और फिर आपको यही रियलाइज़ होगा कि 8 साल 10 साल इसमें चले ही जाएंगे। तो आपको ये नहीं करना है स्टूडेंट। एक स्मार्ट स्टूडेंट की यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि ये चीज़ें साथ साथ चलती रहें, और साथ में करंट अफेयर का जो पोर्शन है, जहाँ से करंट अफेयर तैयार हो रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो साथ में पूरी तरीके से आपको कंप्रिहेंसिव तरीके से तैयार होते जाएं, और आप उन करंट अफेयर को अपने ट्रेडिशनल इनसे टॉपिक से कनेक्ट करते जाएं। सवाल यहीं से आएंगे, लेकिन आपको करंट अफेयर को ध्यान में रख के इन पोर्शन को कवर करना है। जैसे आजकल हो क्या रहा है, गवर्नेंस पे, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक और IR के जो सवाल हैं, इनसे कोई ट्रेडिशनल सवाल तो आ नहीं रहे, इनसे तो करंट अफेयर के ही सवाल आ रहे हैं। तो बहुत बड़ा पोर्शन आपका करंट अफेयर तैयार करते करते ही हो जाता है। आपसे सवाल कोई भी पूछे, लेकिन अगर उसमें आपने करंट अफेयर के कुछ चीज़ें नहीं डाली हैं, तो आपका वो सवाल कंप्लीट तरीके से नहीं माना जाता, और उस पर जो मार्क्स मिलते हैं वो आपको कम ही मिलते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि आपको करंट अफेयर की तैयारी कैसे करनी है। आपको अगर 10 साल 8 साल नहीं लगाने हैं, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको तैयारी करनी है, तो आपके लिए ही ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है।
अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि जो आजकल करंट अफेयर का जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, कि पहले करंट अफेयर किस तरीके के पूछे जाते थे, मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सवाल होते थे, लेकिन अब जो इम्प्लिसिट सवाल हुए जा रहे हैं और वो पूछे कहाँ से जा रहे हैं उसके विषय में हम देख लेते हैं। देखिए, इमर्जिंग जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक हैं, तो हम देख क्या रहे हैं कि अगर आजकल जो करंट अफेयर के सवाल पूछे जा रहे हैं वो डायरेक्ट तो पूछे नहीं जा रहे, इनडायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। और पहले हम क्या करते थे, जो हमारी कुछ कुछ फेमस मैगजीन थे, जैसे मान लो क्रॉनिकल हो गई, प्रतियोगिता दर्पण, उन्हीं को पढ़ लिया और उन्हीं को करंट अफेयर समझ लिया और उनसे सवाल आ भी जाते थे दोस्तों। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेपर हैं, इंपॉर्टेंट मैगजीन है, उनको पढ़ना पड़ेगा और उनसे जो आपके इवेंट करंट इवेंट आ रहे हैं उनके इशू को पढ़ना पड़ेगा ढंग से, और उनके पीछे जो बैकग्राउंड है उनसे, जैसे मान लो यही बिपरजॉय था, अगर ये करंट में पूछा, करंट में तो आता ही है, अब आपको सारी चीज़ें यहाँ से पढ़नी पड़ेंगी, ये पढ़ना पड़ेगा और डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही, ये जब आप कंप्रिहेंसिव तरीके से कर लेंगे तब आपकी तैयारी पूरी मान जाएगी। 2023 का जो प्रीलिम हुआ उसमें देखा गया कि 50 से 55 सवाल करंट अफेयर के थे। 50 से 55 सवालों में 10 से 15 सवाल तो डायरेक्ट थे और बाकी के जो सवाल थे 40 से 45 सवाल ये इनडायरेक्ट, मतलब कि इम्प्लिसिट नॉलेज अगर आपको नहीं रहेगा, जो बगल का नॉलेज है, मतलब कि जो उसका ट्रेडिशनल नॉलेज है, अगर वो नहीं रहेगा तो आपसे सवाल नहीं बनेंगे। तो ज़्यादातर ट्रेंडिंग जो टॉपिक हैं आजकल, ट्रेंडिंग का मतलब इशू है, जो जिस तरीके से पूछा जा रहा है वो कहाँ कहाँ से सवाल आ रहे हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है, मतलब हम चौंक जा रहे हैं एकदम से कि ये सवाल कहाँ से आ रहे हैं, हमको उसका सोर्स ही नहीं पता चल रहा। तो इस वजह से जो हम एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, उसकी वजह से हम सवाल हल ही नहीं कर पाते और इस तैयारी से यूपीएससी से हम बार बार दूर होते जा रहे हैं। हमको लगता ही नहीं कि हम यूपीएससी निकाल पाएंगे। ज़्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अब पीसीएस की तरफ भागने लगे हैं। वो क्यों भागने लगे हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि सवाल कहाँ से आ रहे हैं। वो 2-3 साल 4 साल तैयारी कर लेते हैं, लेकिन उनको सवाल का एरिया ही नहीं पता चलता कि सवाल कहाँ से गया। करंट तो हमने पढ़ा लेकिन सवाल उसमें से तो आया नहीं। तो आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि करंट से ही सवाल आते हैं, लेकिन आपको पूरी कंप्रिहेंसिव तैयारी जब तक नहीं करेंगे आप उस सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो अब मोटा मोटा देखते हैं कि इस बार के जो प्रीलिम थे वो, या आगे देखिए, मतलब कि इस बार हुआ क्या है कि उन्होंने एलिमिनेशन जो टेक्निक थी उसी को ही हटा दिया है। सवाल कैसे पूछे गए, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, इस तरीके से। तो सवाल ये बहुत डिफिकल्ट हो गए। जब तक आपको चारों ऑप्शन के विषय में नहीं जानकारी होगी आप सवाल नहीं हल कर पाएंगे। तो और देखिए, तो ये इस तरीके की इनोवेशन जो है बार बार होते रहेंगे। आपको यहाँ से नहीं, मतलब कि इसकी चिंता नहीं करनी है आपको। अगर उस टॉपिक कंप्रिहेंसिव तरीके से वो टॉपिक आपका तैयार होता तो आपसे चाहे जिस तरीके के ऑप्शन बनाए जाते आपसे सवाल बन जाते। चूँकि आपने केवल न्यूज़ इवेंट को पढ़ा, आपने करंट के नाम पे न्यूज़ इवेंट को पढ़ा, आपने ट्रेडिशनल पढ़ा, लेकिन आपसे जो आपने उसकी समग्र तैयारी नहीं की, इस वजह से आपके सवाल नहीं बने। जैसे अब पॉलिटी आपने पढ़ ली, लेकिन सवाल कहाँ से आ रहे हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, आईपीसी सीआरपीसी, सवाल उनसे आ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। अप्लाइड इंडियन पॉलिटी से सवाल पूछ रहे हैं, जैसे मान लो कि नई पार्टियां बनी, पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, या तो जैसे सवाल अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चल रहा, राज्यपाल की शक्तियों पे आजकल चल रहा है, तो उससे सब सवाल पूछे जा रहे हैं अप्लाइड पॉलिटी से। आप सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ के उसके 1-2 ऑप्शन तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो 1-2 ऑप्शन जो उससे डराइव हो रहे हैं वो आपको करंट अफेयर्स के बिना आपसे सवाल हल नहीं हो सकते। तो आपको इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, इन पे भी ध्यान देना है, और जो आपको ट्रेडिशनल है उसको पढ़ते ही जाना है। वाइल्ड लाइफ लॉ, फॉरेस्ट लॉ, जो हमारा वन्य जीव कानून है WPA 1972 का, या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये सब जो एक्ट हैं, वाइल्ड लाइफ की जो स्पीसीज हैं उनके बिहेवियर के विषय में सवाल आ रहे हैं। देखिए IAS जो यूपीएससी का IAS, मतलब कि इंडियन सिविल सर्विस का और इंडियन जो फॉरेस्ट सर्विस का, दोनों का प्रीलिम एक ही है, मतलब वही प्रीलिम होगा। और प्रीलिम में जो पास होंगे, जिन्होंने ऑप्शन टिक कर रखा होगा IFS का, वो IFS का मेंस देंगे। तो जब IFS का प्रीलिम और यूपीएससी का जो सिविल सर्विस है उसका जो प्रीलिम है एक ही साथ है, तो इस तरीके के सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे। वाइल्ड लाइफ लॉ, फॉरेस्ट लॉ, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज का जो बिहेवियर होता है उसके विषय में सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको ये चीज़ें तैयार करके रखनी है, और इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको पूरा अब इसके लिए खंगाल देना है। इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना है जो चीज़ें करंट में हो उसके ट्रेडिशनल थोड़े से चीज़ें जान लेनी है। आप ये चीज़ें, आपको ये भारी काम लग रहा होगा, लेकिन आपको साल भर जब ये काम कराया जाएगा और आपको प्रॉपर नोट्स दिया जाएगा, तब आपको ये भारी काम नहीं लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये जैसे है ज्योग्राफिकल प्लेस एंड कॉन्फ्लिक्ट जोन इन न्यूज़, मतलब जो भी ज्योग्राफी के प्लेस हैं जो न्यूज़ में रहे हैं, या जैसे यूक्रेन रशिया वार था तो वहाँ पे यूक्रेन में जो फेमस चीज़ें होंगी वो पूछ ली जा सकती हैं। तो आपको ये याद, ये थोड़ा सरल सवाल है, ये इससे डायरेक्ट सवाल बनते हैं, लेकिन आपको पढ़ना कैसे है और आपसे सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं वो आपको यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है। जैसे स्पेशल क्वेश्चन ऑन एग्रीकल्चर, बोटेनिकल साइंस, बायोटेक, मेडिकल साइंस के जो टर्म है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इन सबसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये सवाल ज़्यादातर न्यूज़ में रहते ही हैं। अगर आप न्यूज़ पे कवर करते जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा, आप न्यूज़
जैसे आपने द हिंदू पढ़ा, द हिंदू में जो भी करंट के टॉपिक हो कम से कम उसकी लिस्ट बना लीजिए। आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, तो अगर आपने एक दिन का हिंदू पढ़ा, आपको 5 न्यूज़ मिली, तो 5 न्यूज़ की आपने लिस्ट बना ली। मैगजीन कोई एक ही लीजिए, या दृष्टि की या विजन की कोई एक मैगजीन ले लीजिए, आप उसे उस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करिए, और आपके जो सर ने कॉपी में पढ़ाया हुआ है आप उससे कनेक्ट करिए। तो इस तरीके से जो मान लो कि बैलिस्टिक मिसाइल के विषय में पूछा गया, अग्नि के विषय में पूछा गया, तो करंट इवेंट में जो था उसने सारी आपकी तैयारी करवा दी, लेकिन जब आप उसके बैकग्राउंड में उसकी टेक्नोलॉजी के विषय में आप अपने क्लास के नोट्स से या मैगजीन से कवर कर लेंगे, या आपको जो यहाँ करवाया ही जाएगा, तो आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाएगी, और उससे आने वाले सवाल आपके गलत नहीं होंगे। उसमें क्या होता है, अगर जो उससे डराइव होकर क्वेश्चन आते हैं, जो आपकी थिंकिंग बेस्ड होते हैं, वो वाले सवाल जब आप इस कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी को करेंगे तो वो वाले सवाल नहीं गलत होंगे। अब उस तरीके के सवाल 7-8 सवाल मिल ही जाते हैं दोस्तों। और आपको क्या देखना है, जैसे माइन्यूट डिटेल ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, मोटा मोटा नहीं जानना है आपको कि आपने कि कोई गवर्नमेंट स्कीम है, हाँ इसके विषय में है, नहीं, आपको उसके तह तक जानना होगा। एनीमिया मुक्त भारत पूछा गया इस बार, तो आपको सिर्फ ये नहीं जानना है कि एनीमिया क्या है, अभी एनीमिया के मुक्त भारत में भारत का टारगेट क्या है, उसकी जो सूक्ष्म चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसके विषय में भी जानना होगा। जो लॉ हैं, जो ट्रीटीज़ हैं, जो कन्वेंशन है, इन सब के विषय में भी डिटेल आपको जानना होगा। अब इतना देख के आपको ये घबरा नहीं जाना है कि भाई ये कैसे होगा, आपको यहाँ पे डेली करवाया जाएगा हर दिन, मतलब कि हफ्ते में 2 क्लास तो इसकी होती ही हैं। आप केवल इसको सुनते जाइए, इसके नोट्स में दे रहा टेलीग्राम चैनल पे, उसको फॉलो करते जाइए। आपकी नोट्स में इतनी जगह में दे रहा, आप उसको मतलब कि कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आए आप यहाँ लिख सकते हैं, इतना करते जाइए। 4 महीने में आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप पूरी तरीके से आप उस यूपीएससी के आप नज़दीक पाएंगे अपने आप को। डिफिनीशन ऑन कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा, जो करंट में इशू है इकोनॉमी से रिलेटेड, वही सारे पूछे जा रहे हैं। उसकी डिफिनीशन क्या है, जैसे आपके मान लो कि बैंक में कुछ जो आरबीआई की मौद्रिक नीति है उस पर सवाल चल रहा, अब उसमें उससे फिर वो पीछे जाके उससे कोई टर्म पूछ लेंगे कि बैंक रेट का वास्तव में मीनिंग क्या है। इस तरीके सवाल आपको लगेगा ये तो कोर सवाल, मतलब कि ट्रेडिशनल टॉपिक है, लेकिन वो चीज़ें करंट अफेयर में चलती रहती हैं, फिर आपको उस चीज़ का से सवाल पूछा जाता है। लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन डिराइव्ड फ्रॉम करंट अफेयर, मतलब कि लॉजिकल थिंकिंग का मतलब है कि आपसे कोई सवाल पूछा गया, जैसे मान लो कि यही है बायोटेक का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो आप दिमाग अगर बायोटेक के विषय में जानते हैं ढंग से, तभी तो आप बता पाएंगे कि हाँ इसमें भी किया जा सकता है, इसमें भी किया जा सकता है, हाँ इसमें भी किया जा सकता है, इसमें नहीं किया जा सकता। तो उस तरीके से जब आप उस टॉपिक को जानते रहेंगे तो आपकी सोचने की क्षमता उस लेवल तक बढ़ जाएगी, तब आप उस सवाल को हल कर पाएंगे। अब हम देखेंगे दोस्तों कि जो सवाल आए हुए हैं यूपीएससी में 2023 में करंट अफेयर से रिलेटेड, उनको सारे सबको देख लेंगे यार कि क्यों आए। सर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं है कि वो सवाल आए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है कि वो सवाल कहाँ क्यों आए हैं और क्या चीज़ें न्यूज़ में थी जिनसे वो सवाल बने हैं। नहीं तो अगर आप केवल इस तरीके से अलग अलग करके तैयारी करते जाएंगे, 4 साल 5 साल आपका एक भी पीटी नहीं निकलेगा। और इस कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप करिए, न्यूज़पेपर में खोजिए और ये जो मैं पढ़ा रहा है इसको कवर कीजिए, फिर आपसे देखिए कि मात्र 3-4 महीने में आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये चीज़ हम कर सकते हैं। देखिए अब जितने भी सवाल है उनके विषय में एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये सवाल पूछा गया है प्रीलिम में कि भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन, मतलब कि भारत में जो जेल प्रशासन है उसके विषय में सवाल पूछा गया। अब आपको ये पॉलिटी आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली, ढंग से पढ़ ली, आपने करंट अफेयर भी पढ़ लिया, लेकिन ये आपसे सवाल हल होने वाला है नहीं। तो आप क्यों नहीं हल होगा, क्योंकि आप करंट अफेयर से जो सतही करंट अफेयर है आप द हिंदू पढ़ते गए, लेकिन आपने उसके पीछे के बैकग्राउंड को नहीं जाना। तो पहली बात तो हिंदी मीडियम के लोग द हिंदू पढ़ते ही नहीं, वो दूसरे सोर्स पे ही रिलाई करते हैं, मैगजीन ले लिया या कहीं भी कुछ पढ़ा दिया गया उसी से पढ़ते रहते, खुद नहीं पढ़ते। तो आपको अगर इंग्लिश नहीं भी समझ में आती तो थोड़ा थोड़ा ट्राई तो करो, उसका ट्रांसलेशन भी हो जाता है गूगल पे, उससे तो ट्राई करो। तो कम से कम पढ़ोगे, पढ़ने की हैबिट बनेगी, तो अपने आप ही सवाल सब ये जो सवाल आ रहे हैं वो ऐसे सवाल है नहीं कि मतलब कि पता नहीं कहाँ से आ गए। तो आप अगर ये सब चीज़ें करते जाएंगे, जैसे ये सवाल था दैनंदिन जेल प्रशासन, भारत में जेल प्रशासन, उसके विषय में सवाल क्यों पूछा गया, क्योंकि बिल्किस बानो केस मतलब कि पीछे चर्चा में था। क्यों चर्चा में था कि अब जो गुजरात हाई कोर्ट ने अपराधियों के बिहेवियर की वजह से उनको छोड़ दिया था, जेल से छोड़ दिया था, एक तो ये इशू था। और कुछ दिन पहले हमारे पीएम मोदी ने कहा था कि हम जो है लीगल और रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे सामने जो हमारा प्रिजन एक्ट 1894 है उसको हम सुधारेंगे, या उसमें ये जो हमारा ब्रिटिश के टाइम का लॉ है इसको हम हटाएंगे, इसकी जगह पे दूसरी लॉ लाएंगे। तो अगर देखिए आपके सामने ये जब गुजरात हाई कोर्ट ने हटा दिया इसको यहाँ पे, तो ये एक तरीके से आपको ये सब दिमाग में आ ही रहा होगा कि एक तो ये स्टेट लिस्ट का विषय है। तो अगर ये चीज़ें आप वहाँ पे पढ़ते, एडिटोरियल, ये सारी चीज़ें एडिटोरियल में दे रखी थी, और कुछ लीगल रिफॉर्म के और पुलिस रिफॉर्म के जो उस समय बहुत सारे आर्टिकल आए, अगर आप वो पढ़े होते तो आपको इसको करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। जैसे सवाल था कि भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकार अपने नियमों और विनियमों से कर सकती है, क्योंकि स्टेट लिस्ट का विषय है तो हाँ कर सकती है। इसी तरीके से दूसरा सवाल था
दूसरा ऑप्शन था, ये भी सही था। तो मेरा आपको ये इसका हल कराना उद्देश्य नहीं है कि इसको सवाल को हल करा रहा, मैं बता रहा कि कोई भी सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है। आप अगर ढंग से न्यूज़पेपर पढ़ते जाते हैं, उसका एनालिसिस और उसके पीछे की बैकग्राउंड सारी चीज़ों का कलेक्शन करते जाते हैं, तो आपको ये प्रश्न कहीं से भी अचंभा नहीं लगेगा, आपसे आराम से हल होंगे। सिर्फ जैसे पॉलिटी लक्ष्मीकांत या कहीं से पढ़ लिए उससे ये सवाल हल नहीं होंगे। आपको पूरी तरीके से करंट अफेयर की चीज़ों को जानना ही पड़ेगा। देखिए अगला सवाल, दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए सवाल पूछा गया कि भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो बहुत सारी कोचिंग ने, किसी ने पहला बताया, किसी ने 42वां बताया, लेकिन हमारे सामने ये प्रश्न नहीं है कि भाई ये सवाल आया, हमारे सामने ये प्रश्न है ये सवाल पूछा क्यों गया। क्योंकि नवंबर में फर्स्ट अमेंडमेंट को चुनौती दी गई थी, जिसके माध्यम से जो 9th शेड्यूल बनाई गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार द्वारा, उसको चुनौती दी गई थी जस्टिस खन्ना के सामने। इसको मतलब फर्स्ट अमेंडमेंट को चुनौती दी गई थी, तो इस वजह से ये कई दिन न्यूज में रहा, इस वजह से ये सवाल पूछा गया। तो हमारे सामने ये प्रश्न नहीं कि भाई इसका आंसर क्या होगा, प्रश्न ये है कि ये सवाल पूछा क्यों गया। अगर हम इसको तैयार करते तो ये हमारे सामने बहुत छोटा सा प्रश्न था। इसी तरीके से अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू है उनका चुनाव हुआ, लेकिन हम करंट अफेयर में सिर्फ ये अगर पढ़ते कि उनके चुनाव की प्रक्रिया के बारे में पढ़ते जाते तो तब भी और उसके सामने मतलब 20 आर्टिकल तो आए होंगे। तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि आपसे काम पूछा गया अगर राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ, अगर सिर्फ आप वो पढ़ते तो आपसे ये सवाल नहीं बनता। क्योंकि इसमें देखिए सवाल क्या है कि इसमें राष्ट्रपति का जो काम है उसके विषय में भी सवाल पूछा गया, राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसके विषय में भी सवाल पूछा गया। और जब कोई विधेयक है राष्ट्रपति प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा जो की गई काम है वो अगर मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में केस वगैरह होता है उसके खिलाफ, तो क्या मतलब कि अमान्य हो जाते हैं। इस तरीके के सवाल पूछे गए आपसे। तो चुनाव था, चुनाव के विषय में 20 आर्टिकल आए, लेकिन सिर्फ आपको चुनाव ही नहीं तैयार करना है। यही बताने का पर्पज़ है कि आपको उसके पूरे की राष्ट्रपति के जितने काम है, राष्ट्रपति से जुड़े जितने सवाल हो सकते हैं, आपकी पॉलिटी के जो नोट्स हैं वहाँ से आपको पूरे कवर कर लेने हैं। क्योंकि राष्ट्रपति न्यूज़ में है, उनका चुनाव न्यूज़ में था साल भर के अंदर। तो ये बताने का पर्पज़ है। उससे फिर ये आपको सवाल कहाँ से आ रहे हैं या अचानक से ऐसा क्यों पूछ लिया गया वो आपको सरप्राइजिंग नहीं लगेगा। वो आप जब यहाँ से पे ध्यान देते जाएंगे करंट अफेयर पे तो इनको तैयार करते जाएंगे, तब आप एक कंफर्ट जोन में होते चले जाएंगे। नहीं तो फिर रैंडम तरीके से पूरी पॉलिटी पूरी हिस्ट्री ऐसे पढ़ते चले गए तो आप भूलेंगे भी और कन्फ्यूज रहेंगे कि कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। तो अगर इस तरीके से तैयार करते हैं करंट अफेयर से फिर बैकग्राउंड में जाते हैं, तब आप ये सवाल को बहुत कम्फर्ट जोन में रह के सॉल्व कर पाएंगे। अगला सवाल देखिए, ये किसके विषय में है। यह एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर देती है तो। अब ये सवाल था कम्युनिटी रिजर्व पे। ये क्यों पूछा गया दोस्तों, ऐसे तो अचानक से पूछ नहीं लिया जाएगा, आपने कम्युनिटी के रिजर्व के विषय में पढ़ रखा है, लेकिन ये पूछा क्यों गया, क्योंकि अभी हाल ही में उड़ीसा जो पहला मतलब छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने यहाँ पे सेकंड स्टेट ऐसा हुआ है जिसने कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया है, कांगेर वैली को कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया है। ये सेकंड ऐसा स्टेट होगा, पहला ऐसा स्टेट उड़ीसा था। तो इस वजह से कम्युनिटी रिजर्व चर्चा में था, तब आपसे ये सवाल पूछ लिया गया। लेकिन अब आप सिर्फ आर्टिकल पढ़ते रहते तब आपसे नहीं होता। आर्टिकल पढ़ने से एक दो ऑप्शन सही हो जाते हैं, लेकिन जैसे आप उसके विषय में आप कम्युनिटी रिजर्व गूगल में डालिए, उसके विषय में थोड़ा पढ़िए अच्छे से, तब आपसे सवाल सही हो जाता। अगर आप सिर्फ ऐसे ही अपनी नोट्स पढ़ते रहते तो भी उससे ना सही होता। तो आपको 2-4 सोर्स से पढ़ना ही पड़ेगा, और उसको पढ़ के जब एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप लिख लेंगे, आपको याद हो जाएगा, तो तब आपसे ये सवाल सही हो जाएंगे। जैसे इसके ऑप्शन क्या है, राज्य में मुख्य वन जीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रण प्राधिकारी होता है। तो ये जैसे वन जीव वार्डन है, अब ये होता है कि नहीं होता, ये जो आर्टिकल आए थे इन सब में दिया था। ऐसे क्षेत्रों में शिकार करने की अनुमति नहीं होती, बिल्कुल सही, ये भी सही। ऐसे क्षेत्रों में लोगों को गैर इमारती लकड़ी वन उत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। हाँ, ये जो जनजातियों के राइट्स होते हैं उसके लिए अनुमति होती है। चौथा ऑप्शन देखिए, ऐसे क्षेत्र में लोगों की पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति हो, जैसे झूम खेती, इसकी भी अनुमति होती है। तो लोगों को ये लगे कि हाँ इसकी भी अनुमति होती होगी, लेकिन दोस्तों इसकी अनुमति नहीं होती है। तो ये आप आर्टिकल पढ़ते रहते तो आपसे ये सवाल गलत नहीं होते। मेरा कहने का सिर्फ इतना ही पर्पज़ है कि सवाल कहीं से ऐसा आपको सरप्राइजिंग नहीं लगे। ये सारे सवाल करंट अफेयर में थे, इसीलिए ये पूछे जाते हैं। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल जो पूछा गया, भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमसे अनुसूचित क्षेत्र के विषय में पूछा गया। ये क्यों पूछा गया, क्योंकि साल भर लद्दाख ये चर्चा में रहा और वहाँ के लोगों ने हम डिमांड करते रहे कि लद्दाख को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए। हमारे संविधान में आर्टिकल 244 के अंतर्गत भारत मतलब कि राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करता है। जो हमारी अनुसूची है 5th और 6th, इसमें AM/TM के विषय में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, इसके विषय में इनके विषय में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए है। और बाकी जो स्टेट बचे उनके लिए 6
अनुसूची में दिया गया है। तो हमसे ये सवाल पूछा गया अनुसूचित क्षेत्र के विषय में। क्यों पूछा गया? क्योंकि लद्दाख साल भर चर्चा में रहा और उनके यहाँ के जो लोग थे, जो लद्दाख के लोग थे, वो लद्दाख को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की लगातार डिमांड कर रहे थे, इसलिए ये सवाल पूछा गया। तो इसमें क्या है, देखिए ये वाला जो ऑप्शन है, संबंधित राज्य में मुख्यमंत्री से अपेक्षित है, मुख्यमंत्री से अपेक्षित है। तो जो अनुसूचित क्षेत्र होता है उसमें मुख्यमंत्री से तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसमें तो ये राष्ट्रपति करता है। तो ये ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, बाकी दोनों ऑप्शन सही है, ये आप देख लेना। मतलब कि मैं बता रहा, मैं सवाल हल नहीं करा रहा आपको, ये बता रहा कि ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। और अगर आप ये लगातार उस पर आर्टिकल जो है उसको पढ़ते रहते तो ये सवाल एकदम सिंपल सवाल था, ये आपसे हो जाता तुरंत। अगला सवाल देखिए, पूछा गया भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णय में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियाँ प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। ये बताया गया कि अगर प्रशासन की दक्षता प्रभावित होती है तो क्या आरक्षण की नीतियों को सीमित किया जा सकता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यह आरक्षण पर प्रश्न था, तो ये पूछा क्यों गया? क्योंकि EWS जो 10% रिजर्वेशन दिया गया, इसको चुनौती दी गई। मतलब ये 103वां संविधान संशोधन था, इसके माध्यम से आर्टिकल 16(6) इंट्रोड्यूस किया गया और इसको चुनौती दी गई, जो फिर 3 और 2 के जजमेंट से इसको सही बताया गया। तो ये अगर आपने इसके पीछे जो मतलब कि नागराज केस चाहे इंदिरा साइनी केस अगर ये पढ़ा होता तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यही निर्णय दिया है। तो मतलब कि अगर प्रशासनिक दक्षता प्रभावित होती है आरक्षण से तो उस मात्रा तक उसको सीमित किया जा सकता है। तो आपको ये पता चल जाता है कि यह स्टेटमेंट सही है। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं और उसके विषय में अगर ये केस की चर्चा तो होती ही रहती, तो आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं होती। 1-2 आर्टिकल पढ़ के आप मान लो कि पॉलिटी भी पढ़ते हैं तो आप यहाँ से इधर से चीज़ें कवर करिए। 50% सिलेबस या 50 मतलब कि न्यूज़पेपर से आपके कवर हो रहे हैं। तो आपको 1-2 घंटे अगर न्यूज़पेपर देख के 1-1.5 घंटे और थोड़ा सा ये वीडियो देख के आपको कवर हो रहा तो मतलब कि 50% चीज़ें आप प्रीलिम पास हो रहे हैं, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। प्रशासन की दक्षता को अगर परिभाषित कर दिया जाएगा तो समझिए कि एक डायनेमिक सोसाइटी में अगर किसी चीज़ को परिभाषित कर दिया जाएगा तो वो फिक्स नहीं हो जाएगी। तो अगर और फिर अगर आने वाले समय में प्रशासन की दक्षता के जो मापदंड है अगर वो चेंज होते हैं तो फिर वो कैसे समाज चलेगा। तो इस वजह से इस तरह की चीज़ें कहीं भी नहीं की जाती है। तो लॉजिकल क्वेश्चन है, तो पद को परिभाषित संविधान में किया ही नहीं जाएगा, तो ये लॉजिकल क्वेश्चन तो ये गलत हो जाएगा। ये सही क्वेश्चन है, आंसर मतलब कि ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ न्यूज़पेपर में था, आपको उसको कवर करना है और फिर आपसे ये सवाल बन जाएंगे। देखिए पूछा गया अगला सवाल, कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य या वैगल डांस करता है। तो मतलब ये आपसे स्पीशीज के बिहेवियर जो हमने एनालिसिस किया था, स्पीशीज की अभी तक हमने क्या एनालाइज किया कि जो प्रैक्टिकल पॉलिटी है, जो पॉलिटी पूछी जा रही है हमारे सवाल, वो ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे सवाल पूछे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन जो हमारी प्रैक्टिकल पॉलिटी के सवाल हैं, जो डेली यूज में पॉलिटी मतलब कि राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित चीज़ें रह रही, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। स्पीशीज का बिहेवियर उससे पूछा गया। और क्या पूछा गया, जैसे पीछे के सवाल हमने क्या क्या देख लिया, देखिए ये अप्लाइड पॉलिटी का सवाल, ये अप्लाइड पॉलिटी का सवाल, ये भी अप्लाइड पॉलिटी तो है और उसके साथ ट्रेडिशनल पॉलिटी दोनों मिला के पूछा गया। सामुदायिक रिजर्व, ये वाइल्ड लाइफ का जो एक्ट है, WPA एक्ट है, उससे सवाल। अनुसूचित क्षेत्र, ये भी पॉलिटी का सवाल जुड़े हुए, तो पॉलिटी का, वो भी करंट की पॉलिटी का, अप्लाइड पॉलिटी का सवाल। आरक्षण प्रश्न, अप्लाइड पॉलिटी और प्लस जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय थे उनसे सवाल। स्पीशीज का बिहेवियर, ये अप्लाइड है एकदम, स्पीशीज का बिहेवियर के सवाल पूछे, मैंने आपको बताया अभी। तो ये साल भर चर्चा में रहा एक आर्टिकल, मतलब कि आर्टिकल आया था द हिंदू में ही, हनी बी डांस लैंग्वेज। तो ये हनी बी जो होती है अपने डांस के लैंग्वेज से अपने जो सगे संबंधी होते हैं उनको ये इंगित करती है खाना कितनी दूर रखा हुआ है या मतलब कि खाने की दिशा क्या है। तो ये कौन सी कहती है, हनी बी कहती है। तो ये सवाल आपसे सही हो जाता है। ये मुश्किल सवाल है, लेकिन आप जब आर्टिकल इस तरह के आए तो उसी पे सवाल, ये ध्यान में रखिए कि यूपीएससी के जो लोग हैं उनके सवाल पीछे पूछने का मोटिवेशन क्या है, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसे सवाल पूछते हैं। अगला सवाल देखिए, चीन भारत की तुलना, इस सवाल में क्या किया गया है, चीन और भारत की तुलना की गई है। तो आप हमेशा कभी ना कभी ये स्टेटमेंट सुनते ही रहेंगे, भारत में उत्पादन तो है लेकिन उत्पादकता नहीं है। मतलब पर एक खेत में कितने ज़्यादा उत्पादन कर ले रहे हैं, ये चीज़ें भारत में नहीं है, लेकिन उत्पादकता है। मतलब कि उत्पादन है लेकिन उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, एक साल में कितनी बार हम फसल उगा ले रहे हैं उस खेत से, वो चीज़ें नहीं है। भारत में उत्पादन है। तो ये स्टेटमेंट हम हमेशा सुनते रहते हैं। तो इसी को अगर लॉजिक लगाओगे तो ये वाला ऑप्शन देखिए,
चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। तो ये ऑप्शन मतलब कि चीन की तुलना में भारत में है अधिक है, तो ये ऑप्शन अपने आप गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए, चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है, ये लॉजिकली स्टेटमेंट का सवाल है। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है, ये ऑप्शन सही है। क्यों? कि देखिए चीन का जो बनावट है चीन की वो ऐसे है, ऐसे है। ये इस एरिया में ही, कोस्टल रीजन में ही पूरे चीन की जनसंख्या बसती है यहाँ पे, और ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, तो इस वजह से यहाँ पे खेती कम होती है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाता है। ये थोड़ा ऑप्शन चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अधिक अनुपात है। थोड़ा बहुत अगर पढ़ते रहते तो ये चीज़ें आप, लेकिन मैं इसको क्लियर तो नहीं हूँ, लेकिन इसमें एक मतलब कि अच्छे से गेस तो ले ही सकता हूँ, इस ऑप्शन को अटेम्प्ट तो कर ही सकता हूँ। तो ये आपको अगर न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं तो ये चीज़ें आपका लॉजिकल जो है वो भी चीज़ें आपकी बढ़ती रहती हैं, तो उस तरीके से सवाल सही हो जाएंगे। कोबाल्ट सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा? संसार का 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण हेतु आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित होता है? तो ये न्यूज में था हाल ही में कि कोबाल्ट जो सबसे ज़्यादा 2/3 कोबाल्ट वो कांगो देश है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यहाँ पाया जाता है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, प्लेस इन न्यूज। फिर इस तरीके का सवाल है, तो आप मतलब कि वो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी सवाल बन रहे हैं वो भी न्यूज़पेपर से बन रहे हैं। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है। जैसे लिथियम आजकल चर्चा में है, खूब ज़्यादा चर्चा में, लिथियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाएगा? चिली में पाया जाता है। तो ये आपको, और लिथियम निकेल और कोबाल्ट के साथ मिलकर काम करता है बेहतरीन, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि कभी ये भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, इन्वेट्स क्या होता है? एक तरीके के म्यूचुअल फंड है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जाता है। ये साल भर न्यूज में रहा, इसमें मतलब कि हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में कई सारे आर्टिकल है, तो आप उसको लगातार पढ़ते रहते हैं। तो ये आपको किसी ट्रेडिशनल चीज़ों में नहीं मिलेगी कि आप ट्रेडिशनल इकोनॉमी पढ़ते जाए उससे सवाल हल हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। अगला सवाल देखिए इस तरीके से, कार्बन मार्केट के विषय में सवाल है। ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सबसे व्यापक साधन है। तो मुझे मतलब कि मेरा कहने का मतलब है ये सवाल आ कहाँ से रहे? तो ये लगातार भारत सरकार ने एक एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पेश किया दिसंबर 2022 में, तो उससे सवाल था इसमें। और ये कार्बन मार्केट की जो चर्चा थी, पेरिस में जो सम्मेलन हुआ था उसका मतलब कि जलवायु परिवर्तन पे, तो उसमें ये इसकी बात की गई थी। जो ग्लासगो में COP26 हुआ उस पर बात की गई थी, उसके लिए बहुत सारे आर्टिकल आए थे। अगर वो पढ़ते रहते तो आपको ये ऑप्शन मतलब ये सवाल आपको कठिन लगता ही नहीं। प्लेस इन न्यूज़ में लगातार ये मतलब कि जगह चर्चा में रही। मैपिंग का इशू है इसमें, मतलब मैपिंग से सवाल है, तो आप अगर मैपिंग वाली चीज़ें करते रहते तो आपको ये नया लगता ही नहीं कि ये जो अर्मीनिया और अजरबैजान का क्षेत्र है, नारगोनी काराबाख, ये जप्रोजिया, ये आप देखते मतलब कि सुनते हैं, लगातार सुनते रहे हैं। यूक्रेन में ये क्षेत्र, यूक्रेन रशिया के जो युद्ध हुआ उसमें लगातार ये चीज़ें मतलब चर्चा में रही। तो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते रहते, उसको हल करते रहते, उसको मतलब एनालाइज करते रहते, तो आपसे ये सवाल गलत होने की चांस ही नहीं है। डायरेक्ट सवाल है, और ये डायरेक्ट सवाल तो बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, डोनबास, ये सवाल पूछा गया आपसे मिलान में कि ये जो क्षेत्र है वो कहाँ अवस्थित है। तो डोनबास को आपने हमेशा पढ़ रखा है कि ये यूक्रेन में है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। काचिन, ये म्यांमार का क्षेत्र है, यूथोपिया इसका ऑप्शन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। टिग्रे, ये यूथोपिया का क्षेत्र है, तो इस तरह के तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो आप ये देखो कि ये तीनों क्षेत्र अगर आप मतलब कि न्यूज़ में भी पढ़ते रहते तो आपको ये सारे ऑप्शन मतलब कि ये जो प्लेस हैं ये न्यूज़ में चर्चा में ही रहते हैं। अगला सवाल देखो, हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली, सूडान और निम्नलिखित में से किस एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान का आकर्षण रहे हैं? तो मतलब कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते तो लगातार आपको ये पता चलता कि ये जो मतलब कि माली, चाड है, गिनी है, सूडान है। सूडान में तो और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, इसी से कट के दक्षिण सूडान बना, लगातार यहाँ पे सैनिक तख्ता पलट होता रहा है। तो जैसे ही आप ये देखते हैं सिविल वार की, इसमें सिविल वार की कंडीशन लगातार यहाँ पे बनी है, तो ये ऑप्शन तुरंत सही हो जाता है, इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगला सवाल देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन पे है। ये एक सवाल था ग्रीन हाइड्रोजन पे। देखिए इसमें सवाल क्या था, उपयुक्त में से कितने उद्योग के डिकार्बनाइजेशन में हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, अपेक्षित है, होने की अपेक्षा है? तो ये सवाल जो था आपसे, ग्रीन हाइड्रोजन पे कई आर्टिकल आए, साइड प्रोग्राम भारत सरकार का चलता है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। ग्रीन स्टील की लगातार चर्चा हो रही है, नीम कोटेड यूरिया, नैनो ऊर्जा की पीएम लगातार बात कर रहे हैं, उस पर बहुत सारे आर्टिकल आए जिससे ये चीज़ें पूछ ली गई। और इससे ये जो हमारी रिफाइनरी है उसमें अगर ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करते हैं तो उससे उसका डिकार्बनाइजेशन तो होता ही है। तो मैं बता रहा आपसे ये सवाल कहाँ से पूछा गया, क्योंकि इस चीज़ की चर्चा थी और लगातार ये चीज़ें आर्टिकल में आती गई। तो आपको करना क्या है दोस्तों, न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहिए, उसमें जो इशू हो उसको लिखते रहिए, और फिर इशू वहाँ से भी कवर करिए, अपनी ट्रेडिशनल बुक्स हैं जो उनसे भी कवर करिए, और फिर वहीं तक सीमित मत रह जाइए। जो इशू आपने लिखा उसको थोड़ा इलेबोरेट होकर 1-2 सोर्स से और कवर करके एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको 20 जगह से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन वो इशू आपका कवर हो जाए। अगला सवाल देखिए, भारत का निर्यात बाजार।
तो इस पे भारत में ये सवाल क्या है, वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2 हो गया। अब इस तरीके के ऑप्शन आप दिया जाएगा तो लोगों को लगे कि हाँ इस तरीके का मतलब कि जो फैक्ट दे दिया गया, ऐसा तो हो सकता है कि ये ज़्यादातर संभावना लोगों को लगे कि इसका तो सही स्टेटमेंट है, लेकिन दोस्तों ये गलत स्टेटमेंट है। अगर कोई लगातार ये इस तरीके की एडिटोरियल वगैरह पढ़ता रहता है तो उसमें ये फैक्ट दिए हुए थे, लोगों ने इसकी चर्चा की है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो बाजार है भारत का वो लगातार बढ़ रहा है। इसी तरीके से दूसरा स्टेटमेंट उसमें प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ये 2019 के बाद से लगातार चर्चा में है, तो मतलब कि उसके विषय में ये सवाल था। तो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते रहते तो ये सवाल आपके लिए कठिन नहीं था, सिर्फ बताने का इतना ही मतलब है। अगला सवाल ये कोयला बेस आधारित तापी संयंत्र पर है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट पे है। इसमें देखिए किस तरीके से ऑप्शन है कि उनमें से किसी भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता, किसी में भी जो कोयला थर्मल पावर प्लांट है कोल बेस्ड, उसमें समुद्र जल का उपयोग नहीं होता है, अब होने लगा है दोस्तों, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये भी आर्टिकल में थे, लेटेस्ट साल भर की न्यूज़ में ये थे। कोई इनमें से कोई भी जल संकट वाले जिलों में स्थापित नहीं है, बहुत सारे स्थापित हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसमें से कोई भी निजी, ये गलत हो जाएगा। इनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है, नहीं, बहुत जगह ऐसे हैं मतलब कि जो निजी क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे हैं, मतलब कि निजी लोग इसको स्थापित कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका केवल एक सही हो जाएगा। तो ये बताने का पर्पस सिर्फ इतना है कि न्यूज़पेपर पढ़ते रहते तो आपका एक भी सवाल सही नहीं, गलत नहीं होता। एनीमिया मुक्त भारत, लगातार इसकी एनीमिया की चर्चा रही है, तो उसके विषय में सवाल पूछ लिया गया आपसे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना है दोस्तों आपको कि सवाल आ कहाँ से रहे, आपको कोई भी सरप्राइज न लगे। 50% सवाल आपके, 50 से 55% सवाल आपके न्यूज़पेपर से कवर हो रहे हैं। आपको वही पढ़ना है, मैगजीन बाद में पढ़नी है, उसके जो एडिटोरियल है ना उनसे सवाल बन रहे हैं, सिर्फ न्यूज़ इवेंट से सवाल नहीं बन रहे हैं, उसके पूरे इशू से सवाल बन रहे हैं, भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था से सवाल बन रहे हैं। तो आपको पूरा का पूरा इशू कवर करना पड़ेगा। एनीमिया के लिए जो भारत का प्रोग्राम चल रहा है एनीमिया मुक्त भारत, उसका पूरा का पूरा पोर्शन कवर करना पड़ेगा। उसका कोई स्टेटमेंट अकेले कवर करके आप नहीं जा सकते, उस तरीके से आपके सवाल सही नहीं होंगे। देखिए इसके विषय में एनीमिया मुक्त भारत, इस पर लगातार आर्टिकल है। तो आपको करना है क्या है दोस्तों कि कोई भी आर्टिकल आपने पढ़ा तो उसमें से देखना क्या है। देखिए आपने कोई आर्टिकल पढ़ा तो उसमें से आपको फैक्ट इकट्ठा करना है, उसके जो आर्गूमेंट हैं वो इकट्ठा करने हैं, और उस पर अपना एक व्यू बनाना है, और उसकी जो इम्प्लिसिट इन्फॉर्मेशन है कि उसके विषय में और क्या क्या जानकारियाँ हो सकती हैं वो आपको एक जगह एकत्रित करनी है। इससे फिर आपका सवाल गलत नहीं होगा। इसी तरीके से बैलिस्टिक, ये क्रूज मिसाइल के विषय में, अग्नि 5 मिसाइल के विषय में था, तो अग्नि 5 मिसाइल एक क्रूज मिसाइल नहीं है, ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसके विषय में सवाल था। और जो क्या कहते हैं क्रूज मिसाइल होते हैं वो जेट प्रपल्सन के साथ काम करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के विषय में ये 75 आर्टिकल इसके विषय में आए होंगे। आप अगर उसको पढ़ते रहते डेली न्यूज़ में तो आपकी, और इवन आपकी साइंस की जो क्लास हुई हैं उनमें भी ये पढ़ाया गया होगा, तो ये नॉर्मल सवाल था। और अगर वो आप नहीं भी करते हैं तो आप करंट अफेयर अगर पढ़ते रहते तो उससे ये सवाल तुरंत हल हो जाते। इसी तरह बीटा न्यूज़ में था, वो भी पूछ लिया गया। भारत की सार्वजनिक क्षेत्रक स्वास्थ्य प्रणाली है, इस पर लगातार आर्टिकल आए हैं, वही काम आपको इस यहाँ पे भी करना है। फैक्ट, आर्गूमेंट, व्यू पॉइंट और इम्प्लिसिट इन्फॉर्मेशन, ये करते तो ये भी तुरंत सॉल्व हो जाता। और इसी तरीके से लगातार न्यूज़ में था कि कौन सा देश खाद्य संकट से जूझ रहा है, सोमालिया लगातार खाद्य संकट से, उग्र सिविल वार से जूझ रहा है, तो आपसे ये सवाल सही हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने केवल 25-30 सवाल यहाँ पे दिखाया है, लेकिन 50 से 55 सवाल आप अगर साल भर की न्यूज़ पढ़ते रहते, अच्छे से न्यूज़पेपर कवर करते, कोई एक मैगजीन पढ़ते, और उसके बाद इम्प्लिसिट जो इन्फॉर्मेशन है उसको साथ में कंबाइंड करके उसको याद करते रहते, तो आपसे 50 से 55 सवाल पीटी के सिर्फ करंट अफेयर से बन जाते हैं। और टोटल आपके अगर यहाँ 40 जहाँ 40 से 41 कट ऑफ जाने वाली है, इतनी ही जाती है, वहाँ पे अगर 60 प्लस करके आप कॉन्फिडेंस में रह सकते हो। सिर्फ ऐसे ही कर सकते हैं, आपके पास और कोई विकल्प है नहीं, आप पास नहीं हो पाएंगे। आप सिर्फ ट्रेडिशनल तैयार करके 40 सवाल आएंगे, 40 से 45 सवाल आएंगे, उसमें आप करने लायक 20 से 25 होंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते, आप कितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। तो आपको मेन फोकस करंट अफेयर पे रखना है, आपका 50% एरिया यहीं से कवर होता है, बाकी के लिए आप टाइम दीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पहले ये करना है। कुछ मेंस के सवाल देख लेते हैं कि मेंस के सवाल कहाँ से पूछे गए। जैसे फर्स्ट ये मेंस 2022 के जो सवाल हैं यूपीएससी के फर्स्ट पेपर में ये आपसे पूछा गया। देखिए रबर उत्पादन देश का वितरण में जो देश हैं उनके मत क्या वितरण है उसके विषय में सवाल पूछा गया कि रबर उत्पादन देशों के वितरण का वर्णन करते हुए उनके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरण मुद्दों को इंगित कीजिए। ये मतलब कि हिंदू में आर्टिकल था, तभी ये सवाल पूछ लिया गया। आपको दिमाग में ये रखना है कि यूपीएससी वाले सवाल पूछ क्यों रहे हैं। वो पढ़ते आपका सिलेबस नहीं है, वो पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, और वहाँ से उनको मोटिवेशन आता है, वहीं से सवाल पूछते हैं। तो ये न्यूज़ पे चर्चा में था। सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता, इसके लिए कोई ट्रेडिशनल पढ़ने की जरूरत नहीं है। लगातार यूसीसी, हिजाब कंट्रोवर्सी लगातार चर्चा में रहती है,
और उसकी वजह से सवाल पूछ लिया। गति शक्ति योजना करंट की है, वो भी पूछ लिया गया। भारत, ये पूरा पढ़ लीजिएगा आप, ये PDF पर डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा इसको। भारत श्रीलंका का जो रिलेशन है उसके विषय में सवाल पूछ लिया गया, हमेशा करंट अफेयर की न्यूज़ में रहता है श्रीलंका। गवर्नर की विधायी शक्ति, गवर्नर की जो विधायी शक्तियाँ हैं उसके विषय में पूछ लिया गया। लगातार गवर्नर की शक्तियों को, जो विवेकाधीन शक्तियाँ हैं उसके दुरुपयोग के विषय में लगातार सवाल बनते रहे हैं और मतलब आर्टिकल लगातार आते रहे हैं, तो उसके विषय में पूछ लिया गया। I2U2 जिसे वेस्ट एशिया का क्वाड कहा जाता है, उसके विषय में लगातार आर्टिकल थे और न्यूज़ में था, उसके विषय में पूछ लिया गया। इंडिया, इजराइल, UAE और USA का जो मतलब ग्रुप बनाया है जिसे वेस्ट एशिया क्वाड कहा जाता है, उसके विषय में सवाल था। भारत में खाद्य प्रसंस्करण लगातार चर्चा में था, उसके विषय में सवाल था, और ये ट्रेडिशनल टॉपिक भी है। तो आपको ये देखना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसके विषय में सवाल था, 15 दिसंबर 2021 को छोड़ा गया था। तो आपको ये देखना है, देखिए GS फर्स्ट, GS सेकंड, GS थर्ड और GS फोर्थ, इवन इथिक्स वाला भी देखिए। और अगर आपका ऑप्शनल कोई डायनेमिक टाइप का है, जैसे पॉलिटी ले ये PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, इस तरीके का अगर आपका ऑप्शनल है, और ये तो सबके लिए कॉमन ही है, तो GS पेपर फर्स्ट में जो जियोग्राफी और सोसाइटी वाला पोर्शन है, इससे कम से कम 3 से 4 सवाल यहाँ पे। GS2 जो 20 सवाल आते हैं, इसमें से कम 15 प्लस सवाल। GS3 में 15 प्लस सवाल। और फोर्थ पेपर में आप इथिक्स में जब केस स्टडी सॉल्व करते हैं तो उसमें करंट की जो घटनाएं होती है, अगर उनके एग्जाम्पल आप लिखते हैं वहाँ पे, तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है। तो टोटल मिला के कम से कम GS में 40 से 45 सवाल, GS से मेंस, GS जो चारों पोर्शन है उसमें मेंस में इतने सवाल पूछे जाते हैं, चाहे UPSC हो चाहे UPPCS हो। और अगर आपका ऑप्शनल कोई डायनेमिक टाइप का है तो कम से कम 40% सवाल आपके करंट अफेयर से सॉल्व होंगे। आप पिछले वर्ष के जो ज्योग्राफी के या PSIR के सवाल हैं, आप पिछले वर्ष के 2-3 साल के देखिए। आपका ट्रेडिशनल, अगर आपने सिर्फ सिलेबस के हिसाब से ट्रेडिशनल पढ़ रखा है तो आपसे वो सवाल हल होने वाले नहीं है, आपको हमेशा अचंभा लगेगा। इंडियन ओशन डाइपोल के विषय में पूछ लेगा, आप ट्रेडिशनल पढ़ते ही नहीं है। तो इस तरीके से आप अगर कवर करेंगे, मतलब करंट अफेयर पर ध्यान देंगे, तो 50% आपकी जो प्रिपरेशन है, चाहे PT की हो, मेंस की, वो करंट अफेयर के थ्रू ही होगी। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और ये जो 10 मिनट का आर्टिकल लोग मतलब कि हर आर्टिकल का एनालिसिस करते हैं यूट्यूब पर, इसकी वजह से ही आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है। 10 मिनट में कोई कैसे समझा देगा? और 10 मिनट में आपका वो उसने आर्टिकल का एनालिसिस किया, लेकिन एनालिसिस तो कर दिया, लेकिन उसमें कहीं भी इम्प्लिसिट जो इन्फॉर्मेशन उसकी चर्चा नहीं, उसके बैकग्राउंड की चर्चा नहीं। सवाल यहाँ से आ रहे हैं, इस एडिटोरियल के सिर्फ एनालिसिस से सवाल नहीं आ रहे हैं। मान लो कि रबर प्रोडक्शन वाला सवाल है, तो उसके विषय में जो जो चीज़ें हैं वो यहाँ आपको अलग से तैयार करनी पड़ेंगी। आपको यहाँ से पकड़ना पड़ेगा इवेंट, मतलब कोई न्यूज़ पकड़नी पड़ेगी, और उसकी मतलब कि न्यूज़ पकड़नी पड़ेगी, और उसको मूल में जाके आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी थीम क्या है। जैसे माल न्यूट्रिशन एक थीम है, कुपोषण एक थीम है, तो कुपोषण से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको आपको तैयार करना है। एडिटोरियल में कोई एक ही पक्ष आता है कुपोषण का। जब आप कंप्रिहेंसिव तरीके से ये तैयार कर लेंगे, तब आपसे सवाल पूरी तरीके से बनेंगे। अब लास्ट में हम कुछ सोर्स हैं, रिसोर्स टू कंपेयर करंट अफेयर, इसके विषय में देख लेते हैं। देखिए, कोई परफेक्ट आंसर के नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन जानते हैं, आप लिखना शुरू करिए। आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन जानते हैं, उसको बढ़ाइए। आप अगर ये सोचेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तैयार हो जाऊंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। ये एक प्रोसेस है, कोई एक मंजिल नहीं है। तो आपको एक प्रोसेस में ये चीज़ें करती रहनी चाहिए, और कोई परफेक्ट आंसर नाम की चीज़ नहीं होती, परफेक्शन नाम की चीज़ नहीं होती। आपको करते रहना चाहिए, और उससे से आप इसमें सफलता पा सकेंगे। आपको करना क्या है? आपको द हिंदू पढ़ना है, उसका एडिटोरियल और टेक्स्ट कंटेक्स्ट एक पेज है, वो पढ़ना है आपको। यहाँ से पढ़ने का अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो आप कम से कम इसकी थीम निकाल लीजिए। थीम निकाल के उसको हिंदी से जहाँ से आपको मिले उसको पढ़ लीजिए, उसकी इम्प्लिसिट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको मतलब इंग्लिश पढ़ने में सहज है तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं तो इसको गूगल ट्रांसलेट करके हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है, एक्सप्लेन पेज है, उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आप ये कोई एक ही पकड़िए, 20 जगह पकड़ने से कुछ नहीं पकड़ा जाएगा, तो इस वजह से आप केवल हिंदू पकड़ लीजिए। दृष्टि की जो करंट अफेयर मैगजीन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। विजन की मैगजीन है, आप उसको पढ़ सकते हैं। कोई एक मैगजीन, मैं बता रहा कि आपको इसमें से कोई पढ़ना है। डाउन टू अर्थ मैगजीन है, वो पढ़ लीजिए। PSRindia.org है, वेबसाइट है, इसको पढ़ लीजिए। और दृष्टि एक डालती है PIB का सारांश, वो पढ़ सकते हैं आप। तो जब आप इतना कर लेंगे, इसमें से भी आपको जो मन करे वो करना है। आपको वहाँ से थीम उठानी है,
उसके बाद अपना कंटेंट खुद तैयार करना है। और ये जो करंट अफेयर की क्लासेज आएंगी इसमें वही सब किया जाएगा, आपकी मेहनत को थोड़ा कम किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब सिर्फ आप इसको पढ़ के ही पास कर जाएंगे। आपको ये पढ़ना है, उसके बाद अपने मन में एनालाइज करना है और अपना एक खुद निष्कर्ष निकालना है। आपको सोचना है कि यार क्या इससे सवाल बन सकता है। तो साल भर ये करेंगे तो साल भर में आपको 200-300 टॉपिक तैयार होंगे। और आप देख लेना, अभी डिस्ट्रिक्ट का जो अवेक प्रोग्राम है मेंस का, उसमें यूपी पीसीएस और यूपीएससी का जो मेंस होगा आप कंपेयर करके देख लेना, कम से कम 30 से 40% सवाल आपके उस अवेक प्रोग्राम की 20 से 25 जो क्लासेज होंगी, मैक्सिमम 30 क्लासेज होंगी, उनसे आपके बन जाएंगे। तो आप 2 साल कहीं और लगाते हैं और उस 2 साल का मुश्किल से 50 मतलब कि 20 से 30% आप यहाँ लगा दीजिए, आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो ये पूरा रिसोर्स है, आप इसको करिए। मैं अगर जो करता वो ये करता, हिंदू कर लेता, करंट अफेयर मैगजीन से इशू देख लेता और जो मोटे मोटे इशू उनको लिख के कवर करता। आप पढ़ के केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता भाई, आप लिखो और पूरा मतलब कि जो PDF दे रहा आप मतलब कि ऐसे आप नोट्स तैयार करो। एक ये पेज है तो पेज का 60% पे आप लिखो, 40% आप जगह छोड़ के रखो। कुछ मिले तो आप यहाँ पे लिखो बार बार। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अभी इसके लिए आपने यहाँ पे 2-4 पेज में आपने बना लिया, अब फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा आया तो आपने ये पेज भर के रखा है, फिर आपने वही कर दिया, 4 बार यही करते रहे। तो थोड़ा जगह छोड़ के रखो, इसकी वजह से आपको एक ही जगह पे सारे मतलब कि एक इशू को कवर करने का मिल जाएगा। तो इस तरीके से साल भर जब आप तैयारी करेंगे तो इस एग्ज़ाम के आप अपने आप पास आप मतलब इस एग्ज़ाम के पास अपने आप को पाएंगे। और आप मतलब कि आपको सरप्राइजिंग एलिमेंट इसमें कुछ नहीं मिलेगा। अदर सजेशन क्या है, लोग 4-5 साल से ज़्यादा तैयारी करते रहते हैं 2-3 अटेम्प्ट में और ये करते रहते हैं। तो इस वजह से मान लो कि 2-3 साल का सिलेबस हुआ, उसके बाद वो 1 साल का करंट अफेयर, फिर 2-3 अटेम्प्ट देंगे तो मतलब कि 7-8 साल लग जाते हैं और कुछ नहीं हो पाता। आपको करना क्या है, कोचिंग 2 से 3 साल की होती है, ये आप करते रहो, साथ में करंट अफेयर तैयार करते रहो। और जैसे ही जो हो पहले पीटी का पोर्शन तैयार करके यहाँ पे अटेम्प्ट लेते रहो। 2-3 अटेम्प्ट में अगर होता है तब तो सही है, 2-3 मैक्सिमम 4 अटेम्प्ट में, नहीं तो फिर कुछ और साइड में देख के ये भी चीज़ें करते रहो। तो ये जो करंट अफेयर होगी जून 2023 से फरवरी 2023 तक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पीटी और मेंस को लेके चलेगी। फिर फरवरी के बाद सैटरडे संडे चलेगी ये। फरवरी के बाद 3 महीने जब पीटी का टाइम बचेगा उसके लिए पीटी फोकस्ड होके चलेगी, उसमें इशू सारे कवर किए जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको फरवरी से देखना, आपको अभी से ही पूरी तरीके से कवर करना है, तभी आपके मन में आपके पास बहुत सारा इशू का कलेक्शन होगा। और मैं इसके नोट्स डाल दूंगा, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल उसको सुनिए, उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करिए, उसी से आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको ये मन में आ जाएगा कि हमारा निकल जाएगा। तो आपको ऐसे ही तैयारी करनी है दोस्तों। तो अगले वीडियो में हम जो से क्लास शुरू हुई, ये हमारा वीक फर्स्ट का पहला वीडियो जिसमें हमने ये ओरिएंटेशन क्लास है एक तरीके से, जिसमें हमने देख लिया कि सवाल कहाँ से आए हैं, आगे आने वाले समय में हमको कैसे रणनीति बनानी है, कैसे करंट अफेयर को तैयार करना है, 55% या 60% तक के सवालों को कहाँ से कवर करेंगे, जिससे हम इस एग्ज़ाम में को देते हुए कंफर्टेबल हो सके, असहज ना रहें, लास्ट तक हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसी को बैलेंस करने के लिए हम करंट अफेयर को अभी से तैयार करेंगे, लास्ट में तैयार करने में तैयार होता नहीं है, याद होता नहीं है और आपका बीपी बढ़ता रहता है। तो ऐसा करना है दोस्तों कि साल भर तैयार करना है, जिसकी वजह से आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो हम अगले वीडियो से एक टॉपिक लेंगे और उसी तरीके से तैयार करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।